जय हिंद दोस्तों। तो बात करेंगे हम लोग 26 अक्टूबर को आपका जो वीकली टेस्ट पेपर होगा जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो पे 26 अक्टूबर को होने वाले वीकली टेस्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे रूप से पूछा जा सकता है। और केवल वीकली टेस्ट पेपर पे नहीं बल्कि आप बोल सकते हो तो जो आपका फाइनल ईयर का जो एग्जाम होगा, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी आपको यहां से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इसी तरह के अगर आपके उपयोग वाली वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और थोड़ा सा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न पे। तो प्रश्न आप देख सकते हो क्या है आपका। प्रश्न है आपका कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या होता है। यानी कि आपको पता होगा कि लड़कियों में पीरियड्स होता है तो पीरियड का जो ये समय होता है वो कितने समय अवधि का होता है, यानी कि एक पीरियड से लेकर दूसरे पीरियड के बीच का जो टाइम होता है ना वो कितने समय का होता है। तो ऑप्शंस देख सकते हो आपका क्या है, 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन या 28 दिन। तो आंसर क्या होगा, 28 दिन। तो जो मासिक स्राव होता है, जो पीरियड होता है ना वो 28 दिन का गैप में होता है, यानी कि महीना में लगभग बोलोगे तो एक बार आपका होता है। अगला प्रश्न देखोगे, प्रश्न क्या है आपका कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि जो एडल्ट होते हैं, जो बच्चे किशोर होते हैं, उनके लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा है। ऑप्शंस क्या है, चिप्स और नूडल्स, बच्चे तो इसी को मार के आ जाएंगे ना, रोटी सब्जी दाल और चावल, नूडल्स बर्गर, चिप्स और लेमन जूस। तो बच्चे जो है ना, मैं जिन बच्चों को अगर मान लो किसी को अगर चिप्स पसंद है तो चिप्स और नूडल्स मारेंगे, बहुत बच्चे नूडल्स बर्गर मार के आ जाएंगे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो चिप्स और लेमन जूस मार के आ जाएंगे। लेकिन देखिए जो भी किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं, जो एडल्ट बच्चे होते हैं, उनका जो आहार होता है, फूड जो होता है ना, सबसे अच्छा उनके लिए रोटी सब्जी दाल और चावल है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका कि कितने उम्र तक को शैशव अवस्था कहा जाता है। देखिए शैशव अवस्था का जो है आपका काल, यानी कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत बच्चा है, ये बेबी है। तो बेबी कब तक बोला जाता है किसी बच्चा को, तो बेबी बोला जाता है 0 से लेकर 5 साल का जो बच्चा होता है, 0 से लेकर 5 साल के बच्चा को हम लोग बेबी बोलते हैं। उसी को क्या बोला गया है, शैशव अवस्था, यानी कि शिशु की अवस्था। जो शिशु होता है ना बच्चा, तो बच्चा कब तक होता है, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद फिर पिटाई शुरू हो जाता है उसका। तो 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शैशव। और उस शिशु और उस अवस्था को क्या बोलेंगे, शैशव अवस्था। तो ये 0 से लेकर 5 साल के बीच में होता है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, यौवन आरंभ की उम्र क्या होती है। यानी कि बच्चा जो है कब से किशोर हो जाता है। तो यौवन आरंभ का अगर मैं उम्र का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ष से लेकर 12 साल। यानी कि इस समय आप देखोगे ना तो बच्चों में चेंजेस आना शुरू होता है। जैसे थोड़ा थोड़ा मूंछ आपको दिख जाएगा, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, आवाज थोड़ा भारी हो जाएगा। तो ये कब का होता है, तो 10 से लेकर 12 साल का जो उम्र होगा उस समय बच्चों में बहुत ज्यादा जो है थोड़ा बदलाव आना शुरू होगा, विकृत बदलाव आना शुरू होगा। दैट मीन्स कि बच्चे थोड़ा मोटा बोलेंगे, है ना। देखोगे लड़कियों के शारीरिक बनावट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा, लड़कों में मूंछ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अवस्था होता है वो 10 से लेकर 12 साल का होता है, जिसको यौवन आरंभ की अवस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होता है। तो कौन सा जो होता है नहीं होता है। ऑप्शंस क्या है, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, लैंगिक गुणों का विकास, ना एडम एप्पल का दिखना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर मैं बात करूं ना, यहां पे जो भी ऑप्शन दिया ना इनमें से कोई आपका नहीं होगा। बल्कि अगर मैं परिवर्तन का बात करूं तो पहला परिवर्तन आपका जो वृषण होता है, ठीक है ना, आपका जो वृषण और जो अंडकोश होता है उसमें आपका विकास होता है, उसमें वृद्धि होता है। साथ ही साथ ये तो लड़कों में, ठीक है, लड़कों और लड़की दोनों में। साथ में लड़कियों में देखा जाए तो जो स्तन का विकास होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनके शरीर में गंध आना, माने एक होता है ना एक प्रकार का जैसे पसीना वाला जो गंध होता है वो आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ देखोगे कि जो त्वचा होगा ना वो अधिक मात्रा में तेलीय हो जाएगा। ये सारे यौवन आरंभ के दौरान होता है। लेकिन अगर आप ये सारे चीज बोलोगे ना, जैसे शरीर की लंबाई में वृद्धि, लैंगिक गुणों का विकास, है ना, एडम एप्पल का दिखना, तो ये सारे परिवर्तन जो होता है ना वो एडल्ट, यानी कि
जब आप क्या बोलोगे कि आपका जब ये लास्ट हो जाता है, जिस समय आप किशोर बन जाते हो, किशोरावस्था का जब होता है, तो ये सारे गुण किशोरावस्था में आपको दिखेगा। जब यौवन आरंभ का बात होगा तो उस समय मैंने जो बोला कि वृषण और अंडकोश का आकार जो है बढ़ जाएगा, स्तन का विकास, स्तन का आकार में थोड़ा वृद्धि मिलेगा, है ना, आपके शरीर को ज्यादा तेलीय हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका वो यौवन आरंभ के दौरान आपको देखने के लिए मिलता है। आगे देख सकते हो प्रश्न क्या आपका कि हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करने का कानूनी अपराध है? अगर इतने साल से पहले कर दोगे तो ये एक अपराध माना गया है। तो ऑप्शन क्या, 18 साल, 22 साल, 21 साल, 40 साल या 21 साल? तो देखो, अगर 18 वर्ष से अगर आप पहले किसी भी अगर मैं बोलूंगा कि लड़की का अगर आप शादी कर देते हो तो वो एक कानूनी अपराध है, ठीक है ना। तो उसके लिए माता पिता को जो है सजा और जेल भी हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारित के लिए जिम्मेवार किस कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? देखिए, आपको पता होगा कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? बच्चे बोलेंगे माँ पे, नहीं, माँ पे नहीं, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है बच्चे के पिता पे यानी कि बाप पे करता है। और इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं के पास जो होता है वो XX नामक गुणसूत्र होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो गुणसूत्र होता है, और जो पिता होता है, पिता के पास XY गुणसूत्र होता है। अब समझो, जो अगर माँ मन क्या होता है, महिला, तो अगर उसको लड़की बनना है, जो पेट में जो बच्चा है अगर वो लड़की बनेगा तो उसके पास XX गुणसूत्र होगा। यानी कि देखो, माँ तो केवल X ही दे सकता है क्योंकि इसके पास Y का तो कोई लक्षण नहीं। तो मान लो कि माँ जो है वो X दे दिया, अब पिता जो है अपने गुणसूत्र से वो क्या करता है, X देता है, तो बनने वाला संतति क्या हो जाएगा, वो लड़की होगा। और अगर यही वाला पिता जो है, माँ के पास X है तो माँ X दे दिया और पिता जो है Y दे दिया, तो फिर क्या बनेगा, वो लड़का बन जाएगा। तो यानी कि पूरा डिपेंड किस पे करता है, माँ पे नहीं करता, पूरा डिपेंड किस पे करता है, बाप पे करता है। और ये जो चीजें होती हैं जिससे लिंग निर्धारण होता है वो कौन सी संरचना है? तो ऑप्शन क्या है, कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लाज्मा या गुणसूत्र। तो आपको मैंने अभी बताया ना कि XS नामक गुणसूत्र होता है, XY नामक गुणसूत्र होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, गुणसूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मानव की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये जो मानव का जो कोशिका होता है उसके केंद्र में ही गुणसूत्र पाया जाता है। तो कितना जोड़ा गुणसूत्र जो है पाया जाता है? तो मैं बात करूंगा 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यानी कि संख्या में 23 × 2 कुल मिला के 46 जो है आपको गुणसूत्र देखने के लिए मिलेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब कितने पूछेंगे तो आपको 46 मारना है, जब पूछेंगे कितने जोड़े पाए जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसका आधा करना है, यानी कि 23 आपको पाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, अभी मैंने बताया था कि देखोगे कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? शिशु का लिंग निर्धारण करता है। तो अभी मैंने क्या बोला कि मम्मी के पास XX है, तो ये कभी भी लिंग क्या होगा, ये महिला होगा कि पुरुष होगा डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो बाप के पास XY, बाप के पास क्या है, XY गुणसूत्र है, यही डिपेंड कराएगा कि जो संतति है यानी कि जो बच्चा है वो लड़का होगा कि लड़की है, डिपेंड किस पे करेगा, बाप के गुणसूत्र पे। तो बाप का गुणसूत्र क्या है, X और Y। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ऋतुस्राव, है ना। ऋतुस्राव के कितने दिनों के अंतराल पर होता है? ऋतुस्राव यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स काल, तो वो कितने समय के बीच में होता है? तो हम लोगों ने अभी आपको बताया था कि लगभग जो है आपका 28 दिन समय लेता है, यानी कि 28 दिन, कभी कभी 28 दिन, कभी कभी 30 दिन, ये आपका एक टाइम पीरियड, यानी कि लगभग आप 1 महीना का बात कर सकते हो। तो 28 से लेकर 30 दिन क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है, यानी कि आप ये देखोगे ना, स्त्रियों में जो जनन युग होता है यानी कि कब जो है लड़कियां होती हैं वो मां बन सकती हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब, स्तन विकास होना प्रारंभ होता है तब, शरीर की लंबाई बढ़ती है तब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो जनन युग का बात किया, यानी कि कब से लड़कियां जो है मां बन सकती है, तो जब ऋतुस्राव उनका प्रारंभ होगा, अगर ऋतुस्राव प्रारंभ होगा तब जाके ही वो मां बन सकती है। तो उसके बाद से ही लड़कियों में वो गुण आ जाता है जिसके बाद वो मां बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका कि हार्मोन क्या है, और ये प्रश्न हर साल पूछा गया है कि हार्मोन क्या है, भौतिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मोन होते हैं ना, वो हार्मोन होते हैं, वो क्या है आपका रासायनिक पदार्थ है। अगर आपने 3 डेट पढ़ा होगा तो हार्मोन क्या है, केमिकल लोचा है, आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसे करके अगर सुना होगा आपने, अगर 3 डेट नामक जो पिक्चर होता है अगर आपने देखा होगा तो उसने बोला है कि हार्मोन क्या है, तो बोलता है केमिकल लोचा है। तो ये क्या है, केमिकल पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है। वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है, तो मैं बता दूं कि क्या है आपका टेस्टोस्टेरोन नामक जो है पदार्थ जो है निकलता है किससे, तो वृषण से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। इसको याद कर लीजिएगा, यहीं से आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत बार देखने के लिए मिला है। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन मादा हार्मोन है। तो देखिए 2 है, जो पुरुष अगर मैं बात करूं पुरुष हार्मोन का, तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था कि वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। और अगर मादा हार्मोन का बात किया जाए तो उसका क्या होगा, एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन क्या है, पुरुष हार्मोन है। और वृषण से क्या स्राव होता है, तो टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन क्या है, तो एस्ट्रोजन। ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा नर हार्मोन है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन आपका जो एस्ट्रोजन होगा वो क्या है, महिला का, और जो आपका टेस्टोस्टेरोन होगा वो क्या होगा, पुरुष का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। जो नर हार्मोन क्या हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन। और ये कहां से निकलता है, तो वृषण से निकलता है, ये बात याद रखिएगा। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि लड़कों के गलों यानी कि जो होता है ना गला, जिसको हम लोग बोलते हैं ना गला, तो गलों में उभरा हुआ भाग क्या होता है। तो लड़कों के गलों में जो उभरा हुआ होता है, जैसे आपको उसको बोलते हैं ना कि कंठ है, तो कंठ नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, एडम एप्पल। क्या है, तो उसको हम लोग एडम एप्पल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यौवन आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या बोलेंगे। तो अभी मैंने बोला कि पुरुष हार्मोन जो होता है उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोटोरन, और महिला हार्मोन जो होता है, जो मादा हार्मोन, उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन। ये वाला बात याद रखिएगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न 18 नंबर का कि किशोर अवस्था की उम्र क्या है। किशोर अवस्था की उम्र क्या है, तो किशोर अवस्था का जो उम्र है वो आपका 11 साल से लेकर 19 साल। क्या है आपका, 11 साल से 19 साल। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 0 से 5 साल होगा तो उसको बोलेंगे शिशु अवस्था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपका यौवन आरंभ का बात करे जाए तो आपका हो गया 10 साल से आपका 12 साल, और अगर किशोर अवस्था की बात की जाए तो 11 साल से आपका 19 साल होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है। और ये प्रश्न ना आप कोई भी सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लो, जो भी, चाहे CMS पूछ लो, NMS पूछ लो, या रेलवे क्वेश्चन पूछ लो, तो क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इससे मधुमेह नामक यानी कि डायबिटीज रोग होता है ना, डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही होगा। शुगर बोलते हैं ना हम लोग, शुगर, तो शुगर नामक जो है आपका बीमारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि पीड़ित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर मान लो कि एड्स नामक उसके पास बीमारी है, एड्स नामक बीमारी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें उससे स्वस्थ व्यक्ति के पास कैसे पड़ेगा। ऑप्शंस क्या है, भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, मच्छर के काटने से, और खून चढ़ाने से। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप उसका खून ले लेते हो, ठीक है ना, अपने बॉडी पे अपना खून लेते हो, मतलब उसका खून अपने बॉडी पे आप चढ़ा, जैसे बोलते खून चढ़ रहा है, तो अगर आप उसका खून अपने बॉडी पे लेते हो, उसका खून अपने बॉडी पे इंजेक्ट करा लेते हो, तो उस समय उसका जो रोग होगा वो रोग आपका हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जिस व्यक्ति का एड्स होता है उस व्यक्ति का, जैसे रेजर है, उससे आप दाढ़ी नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर मान लो कि दाढ़ी बना रहे हो, उसका कट गया था, उसमें उसका खून लगा हुआ था, फिर आपने दाढ़ी बनाया तो आपका भी कट गया उसी जगह से, तो फिर आपका भी हो सकता है संभव। तो मोस्टली केस में उसका जो खून होगा वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, ना कि व्यक्ति रिएक्ट करता है। तो उसके खून से ही आपको बचना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने वो करवा दिया, आपके एग्जाम के बेसिस पे भी और आपके वीकली टेस्ट बेसिस पे भी। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ में आया ना, तो एक बार लाइक जरूर कर देना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।